हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स। बायोलॉजी कोशिका विभाजन जो हम पढ़ रहे थे, उसमें ये है पार्ट 2 वीडियो। और आप लोगों के फर्स्ट वीडियो पे जो रिव्यूज़ थे वो बहुत ही शानदार थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हम सब ने स्टडी कर लिया था और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया है कि जैसे मैम आप पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएं, लेकिन उसके बाद जो है आप नोट्स के पीडीएफ से भी बनाएँ। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूर, मैं आपको अभी भी बताती जाती हूँ कि किस चीज़ कैसे किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। लेकिन हम ज़रूर एक बार एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में नोट्स से वापस स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था। अ, कितने प्रकार के कोशिकांग होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अब जो है हम इन सब को सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग-अलग पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लाल रुधिर कोशिकाएँ जो होती हैं वो गोल और द्विअवतल होती हैं, मतलब ओव्यूल्ड शेप की होती हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएँ जो हैं वो किस टाइप की होती हैं, स्तंभाकार उपकला किस तरह की होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो शाखित और सबसे लंबी होती है हमारे शरीर की। और ये जो है एक वाहिनी का है। और मध्योतिक कोशिकाएँ जो हैं इनकी शेप्स नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके की होती हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें झिल्ली रहित जो है राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, बल्कि दो अंग को हरित लवक व सूत्रकणिका मतलब है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में वह खुरदरी अंतर्प्रदिवी जालिका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें भी राइबोसोम मिलते हैं। तो राइबोसोम जो है वो इस तरीके से सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, सूत्रकणिका, इसके अंदर भी पाए जाते हैं। और हरित लवक जो होता है इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका, उसके अंदर ये चिपके रहते हैं। तो राइबोसोम का असली कार्य क्या होता है वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं प्राइमरी वे में आपको बता देती हूँ कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में काम में आता है। यानी इससे जो है प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, जो हमारे शरीर में काफ़ी क्रियाएं उत्पन्न करता है। इसके बाद जो है जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक पाया जाता है। और उसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारे मतलब सेपरेसी कर रही हैं, हम जिसे डिफरेंस कहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो ये डिफरेंस है। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो अलग अलग होती हैं, कार्य में भी, आकार में भी और माप में भी। और जैसे और भी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आरबीसी है आपकी, साथ ही साथ जैसे कार्डियक सेल है या फिर मसल सेल है, तो इनकी आकार और इनके फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्म होती है, जिसके 0.3 माइक्रोमीटर तक ही साइज होती है। लंबाई जो कि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। मतलब देखिए कितनी छोटी होती है माइकोप्लाज्मा के, जीवाणु में या बैक्टीरिया में जो होती है वो 3 से 5 मीटर होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में 0.3 माइक्रोमीटर ही होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आजकल तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बट फिर भी आप ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य का लाल रक्त कोशिका का व्यास जो होता है 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं इनकी, जैसे माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर होता है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 7.0 माइक्रोमीटर होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है।
कुछ ऐसे होती हैं ये, और यहाँ पे कुछ ऐसे धागे नुमा जो है संरचनाएं होती हैं, और इसके बीच में जो होता है वो नाभिक होता है, और ये इस तरीके से एक्सॉन के द्वारा जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। ये दो पार्ट्स में विभेदित है। ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती है। तो इस तरीके से जो है धागे नुमा संरचना होती है, और कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। मतलब कोशिका जो होती है वो अलग अलग होती हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और उनका फंक्शन भी अलग होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो इस तरीके की होती है ना। तो इसमें देखिए, जो अब साइज़ दी गई है प्रारूपिक जीवाणु की होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर तक। पीपीएलओ जो होता है जीवाणु, उसकी 0.1 माइक्रोमीटर तक होती है, और विषाणु जो होता है वो होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीवी यानी पीपीएलओ में मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो किन किन में पाई जाती हैं। सबसे पहले जीवाणु में, उसके बाद में नीलहरित शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में और पीपीएलओ में। इनमें जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो पाई जाती है। अब सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं साइज में, और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु की 4 मूल आकार होते हैं। अब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। इनमें से एक होता है दंडाकार, जिसे इंग्लिश में बैसिलस बोला जाता है। गोलाकार, जिसे कोकस बोला जाता है। बैसिलस का मतलब जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। गोलाकार या कोकस जो होते हैं वो बैक्टीरिया इस तरीके के होते हैं। और विब्रियो जो होते हैं वो विब्रियो कोश जो होते हैं वो कुछ कॉमा टाइप के होते हैं, इस तरीके से होते हैं। और जो सर्पिलाकार होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो ये वायरस की बैक्टीरिया की जो हैं अलग अलग इनकी साइज़ होती है। तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं: बैसिलस, कोकस, विब्रो और स्पाइलर। ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें सभी में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि जो माइकोप्लाज्मा है इनको छोड़ कर के जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका झिल्लियों से घिरी रहती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। मतलब ये जो कोशिका है इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरीके से तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में जो है वो भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रित नहीं पाया जाता। बस एक प्रोकैरियोटिक की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक बिल्कुल नहीं पाया जाता। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है, बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं रहता है। तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर या नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये गुणसूत्र और डीएनए के रूप में होते हैं। तो ये नग्न होते हैं, मतलब इनके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, और ये झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। ये जो डीएनए होते हैं, सूक्ष्म डीएनए, ये गोलाकार होते हैं। मेनली जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो डीएनए होते हैं वो गोलाकार होते हैं। गोलाकार डीएनए जो है वाहक के रूप में काम में आते हैं। अब आगे जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये गोलाकार प्लाज्मिड कहलाते हैं। ये वाहक के रूप में काम में आते हैं। इसमें हम कट करके ऐसे कोई कृत्रिम जीन या दूसरा जीन लगा के किसी भी बैक्टीरिया में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी प्लांट या एनिमल जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो गोलाकार डीएनए है वो जीवाणु में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और
इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि जो गोलाकार डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये प्लाज्मिड कहलाते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं या उनमें एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट है, आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। उच्च कक्षाओं में नहीं, हम अपने इसी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ही पढ़ेंगे कि जो डीएनए होता है वाहक डीएनए कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई भी नेक्स्ट किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें से डीएनए ले लेते हैं और उसमें से जीन निकाल लेते हैं, वो जीन हमको चाहिए। तो ये जीन जो है हम प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं कट करके, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा ये जीन निकाल लेंगे और यहाँ पर लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको जोड़ देंगे। फिर ये वाहक जो होता है, जो प्लाज्मिड होता है, इसको हम होस्ट सेल में इंसर्ट कर देते हैं। अब ये होस्ट सेल में जो हम इंसर्ट करते हैं उसमें हमको जिस प्रकार के हमने लक्षण डाले हैं उस प्रकार के लक्षण के ऑफस्प्रिंग या शिशु जो है वो उत्पादित हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्लाज्मिड जो है वो काम में आता है। राइबोस नेक्स्ट उसके बाद में हमने पढ़ा है कि ये तो हो चुका है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है और राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्वृष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका झिल्ली जो है वो एक अलग ही प्रकार की विशिष्ट आकार की मिलती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। यानी अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर कोशिका झिल्ली को मीजोसोम कहा जाता है, और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर कोशिका झिल्ली को आप सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली ही कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कोशिका झिल्ली में हमने पता किया कि ये जो है वो माइकोप्लाज्मा या फिर जो पीपीएलओ और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, नील हरी शैवाल, इन्हीं में पाए जाते हैं। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो सुस्पष्ट नहीं होता है। इसमें गोलाकार डीएनए पाया जाता है जो कि वाहक के रूप में कार्य करता है, और ये जो है जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो नग्न अवस्था में होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ नग्न अवस्था में होता है और जो कोशिकांग है वो सुस्पष्ट नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो है जो कोशिका झिल्ली है प्रोकैरियोटिक की, उसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक। अब आता है नेक्स्ट कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में, एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली है जिसे हम मीजोसोम कह रहे हैं, वो 3 जो स्तरीय की संरचना बनाती है। जैसे सबसे पहली बाह्य परत जो होती है, सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होती है, वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। उसके बाद जो है कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है गाइकोकैलिक्स, जिसे हम गाइकोकैलिक्स बोलते हैं, और उसके बाद में होती है आपकी कोशिका भित्ति और फिर होती है जीव द्रव्य झिल्ली। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इन 3 स्तर की झिल्लियों से है वो बाहरी आवरण बनता है, जो कि तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। मतलब जो हमारी कोशिका है, उस कोशिका को भारी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे बचाने के लिए ये तीनों ही लेयर जो है वो काम में आती हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक, एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। यानी जो सेल्स अभिरंजित हो जाते हैं यानी स्टेन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम धनात्मक, और जो सेल्स स्टेन नहीं हो पाते हैं, अभिरंजित नहीं हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। इसके बाद आपका आता है
ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि सबसे बाहरी स्तरीय की लेयर है, वो सभी जीवाणुओं में अलग-अलग होती है मोटाई के तौर पर। कुछ में ज़्यादा मोटी होगी, कुछ में थोड़ी कम मोटी होगी, कुछ में पतली होगी, इस प्रकार से विभेदित है। कुछ में ये ढीली आच्छादित होती है, मतलब कि बहुत ही लचीली होगी, जिसे अवपंक परत कहते हैं। दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है। तो जो ढीली लचीली होती है उसको अवपंक परत कहते हैं, और जो मोटी और कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो समपुटिका कहलाती है। मतलब अवपंक जो परत होती है वो ढीली होती है, उसको तो अवपंक परत कहते हैं, और जो मोटी और कठोर आवरण के रूप में होती है उसको समपुटिका या कैप्सूल कहलाती है। ओके, उसके बाद कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। देखिए, कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका के आकार को कैसे निर्धारित करेगी? कोई भी, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पे अगर आप कोई जटिल चीज़ लगा देते हो, तो वो जटिल चीज़ जो है वो उसको बांधे हुए रखती है, उसको फैलने नहीं देती है। तो सेल के ऐसे चारों तरफ जो है अगर कोई जटिल पदार्थ लगा हुआ है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, तो वो सेल के आकार को निर्धारित करती है, सेल के आकार को खराब नहीं होने देती, या फिर जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। या फिर जब मान लीजिए कोई जीवाणु है, तो उसमें ये सेल अगर कोशिका भित्ति द्वारा ढकी रहेगी, तो ये जो कट फट नहीं सकती है, बाहरी कोई भी जीव इसमें जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाएगा, इस तरीके से। फिर जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णनात्मक होती है, और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। जो जीव द्रव्य झिल्लियाँ होती हैं, ये वर्णनात्मक होती हैं, और ये जो बाह्य वातावरण होता है, मतलब ये क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। तो जो आयंस होते हैं उनको ट्रांसमिट कर देती है सेल के अंदर से लेकर के बाहर तक के एटमॉस्फेयर में। यानी एक तरीके का ये मीडिएटर का काम करती है, कि जो सेल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं और जो सेल के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, इनका एक एक मैसेज के रूप में काम करती है, कि बाहर की कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, या सेल का कोई पार्टिकल बाहर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, वो डिसाइड करती है आपकी कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली। फिर उसके बाद में एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली की कोशिका में फैलाव से बनती है, उसको मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है उसको बोला जाता है। ये फैलाव पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे प्रोकैरियोटिक नील हरित शैवाल है, नील हरित जीवाणु है, उसके कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें वर्णकी लवक पाए जाते हैं, जिसे हम जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होता है, वर्णक जो पाए जाते हैं वो सब जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान होती है। चलायमान और अचलायमान का मतलब होता है कि इस तरीके से कुछ सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, जिगजैग, और कई होते हैं जो जिगजैग मूवमेंट नहीं करते। तो ये चलायमान भी हो सकती है, अचलायमान भी होती है। यदि वे चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। चलायमान का मतलब है कि अगर वो इस तरीके से लचीले रूप में है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है वो पतली है, इसलिए उसको स्थिर नहीं करी हुई है। और अगर अचलायमान है तो इसका मतलब जो कोशिका भित्ति है वो पूर्णतः मोटी है और पूरी तरीके से पैक है।
जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणु में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका या फ्लैजिलम जो होता है, देखिए कई बार आप देखेंगे जैसे पैरामीशियम वगैरह में देखेंगे तो इस तरीके से ये फ्लैजिलम लगे होते हैं और ये सीलिया लगे होते हैं। तो ये भी जो है रूपांतरण है कोशिका झिल्ली का, और जो कि जो हमारे सेल होते हैं या जीवाणु जो होते हैं उनको चलने में हेल्प करते हैं ये। तो कशाभिका कहते हैं, जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम तीनों भागों में बटा होता है, जिसे हम 3 भाग में बांट देते हैं। वो होता है तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। इस तरीके से जो फ्लैजिलम होगा वो होगा तंतु, यहाँ पर अंकुश होगा और यहाँ पर जो है वो आधारीय पाया जाएगा और ये बॉडी से अटैच्ड होगा और ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से तैरते हुए रहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस सेल को या उस जीवाणु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। सबसे बड़ा भाग होता है यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाली संरचना रोम व झालर कहलाती है। इनकी गति में सहायक नहीं होती हैं। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशुक जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्ती होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाले चट्टानों या पोषक उत्तकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए जीवाणु है, उस पे यहाँ कोई जीवाणु है तो यहाँ पर तो लगा होगा फ्लैजिला और यहाँ पर जो है वो रोम या फिर जो कशाभ है वो इस तरीके से छोटे छोटे झालर के रूप में लगे हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये पानी में इस तरीके से तैरते रहते हैं और ये चलायमान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जैसे मान लीजिए कोई पानी में चट्टान है तो वहाँ पे अगर उस जीवाणु को बैठना है, स्थिर रहना है तो यहाँ पर ये उससे चिपक जाएंगे, जिस कारण स्थिर अवस्था आ जाएगी। तो बस ये इनका कार्य यही होता है। नेक्स्ट है जो सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग है वो है राइबोसोम व अंतर्वृष्ट पिंड, इसको बोलते हैं। देखिए अंतर्वृष्ट पिंड या फिर जो आपका राइबोसोम है वो क्या है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोशिका जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है यहाँ से ये राइबोसोम इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं। नैनोमीटर यानी सबसे छोटी इकाई है, 15 से 20 बहुत छोटे आकार के होते हैं। और ये जो राइबोसोम है ये 2 उप इकाइयों में बटे होते हैं, एक 50S राइबोसोम और एक 30S राइबोसोम की बनी होती है। 2 उप इकाई इस तरीके से होंगी, इनमें से एक 50S होगा, एक 30S होगा। तो जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। देखिए जो राइबोसोम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है फिर वो 2 तरह का होता है, एक होता है 50 और एक होता है 30। इस तरीके से 2 उप इकाइयाँ होती हैं। और जब 80 राइबोसोम लेंगे तो उसमें एक उप इकाई होगी 60S की, 60S की और दूसरी होगी 40S की। ठीक है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, किस कोशिकांग में होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में कारगर साबित होता है। बहुत से राइबोसोम एवं संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। देखिए जब डीएनए होता है, देखिए आपको एक बात बताते हैं, जो डीएनए होता है वो सेल होती है कोशिका, उसके अंदर पाया जाता है नाभिक। नाभिक में पाया जाता है आपके क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं डीएनए।
अब जब डीएनए जो होता है वो आगे चल चल के जब रेप्लिकेट होता है यानी प्रतिकृति बनाता है अपनी, तो यहाँ पर आरएनए बनता है। तो ये आरएनए जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफ़र आरएनए, एक राइबोसोम आरएनए। ये तीनों ही आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के काम में आते हैं, ठीक है? तो इसमें जो राइबोसोम के आरएनए से संबंध होकर श्रृंखला बनाते हैं, ये जो बहुराइबोसोम एवं बहुसूत्र का राइबोसोम जो होता है, वो संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब आरएनए जो है राइबोसोम जो है वो आरएनए से मिलकर के किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। अब आपका आता है अंतर्वृष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। तो ये जो अंतर्पृष्ठ पिंड होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्पृष्ठ पिंड के रूप में संचित होते हैं। झिल्ली द्वारा गिरे नहीं होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। कुछ कणिकाओं के रूप में जो कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं उनको हम लोग अंतर्पृष्ठ पिंड कहते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली जो होती है, जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है उससे चिपके हुए रहते हैं। तो ये जो कणिकाएँ होती हैं वो कौन कौन से हो सकती हैं? एक तो हो सकती है फॉस्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइसिन कणिकाएँ और ग्लाइकोजन कणिकाएँ, इनको हम बोलते हैं अंतर्वृष्ट पिंड। और रसधानी नील, हरित, बैंगनी और हरा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलता है। तो इस तरीके से ये आपका जो है राइबोसोम अंतर्पृष्ठ जो पिंड है हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। उसके बाद जो आपका आता है, देखिए इस तरीके से ये जो है, ये है 2 टाइप की सेल आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं। एक है पादप कोशिका और एक होती है प्राणी कोशिका। देखिए जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ और यूकैरियोटिक कोशिकाएँ जो हैं वो आपस में विभेदित हैं, उसी तरीके से आपकी एनिमल सेल और प्लांट सेल भी विभेदित होती हैं। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा डिफ़रेंस पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका सबसे पहले सेल वॉल का। जो प्लांट कोशिकाएँ होती हैं, प्लांट सेल होती हैं, उनमें जो है सबसे कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो आपकी एनिमल सेल होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना और ये जो सेल्स हैं इनका डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का और देखिए हम जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर इनकी जो नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, उन हैंड रिटन नोट्स से आप लोगों को मैं स्टडी कराने वाली हूँ इस चैप्टर की। और फिर उसके बाद में हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। फिर ही उसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर जो है या अपना सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम बायोलॉजी का पूरा एनसीईआरटी रिलेटेड टॉपिक सारे कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग केमिस्ट्री लेंगे या हो सकता है केमिस्ट्री साथ में ही ले लें। फिज़िक्स को हम एक बार अभी छोड़ देंगे और इसके साथ जो है मैं जीके की भी क्लासेस लेने वाली हूँ। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।